जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय है यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 18 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग कृपया ज़रूर देखें। और मेरा आग्रह है कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अब आते हैं विषय पर। अध्याय 2 धारा 6 एवं धारा 7। धारा 6 सलाहकार परिषद के बारे में उल्लेख करता है और धारा 7 विकास प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है इसके बारे में उल्लेख करता है। इसके पूर्व मैंने 2 वीडियो इस विषय पे अपलोड कर दिया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें विकास क्षेत्र का और विकास प्राधिकरण का राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार से उद्घोषणा की जाती है तथा उस विकास प्राधिकरण में कौन कौन से कर्मचारी होते हैं और केंद्रीकृत सेवा योजना के तहत कौन कौन व्यक्तियों को कर्मचारी के रूप में रखा जाता है। अब आते हैं हम लोग सलाहकार परिषद के बारे में चर्चा करते हैं। तो सलाहकार परिषद में भी 2 बातें बताई गई हैं। एक बातें बताई गई हैं कि नगर निगम से संबंधित कोई एरिया है जिसमें कोई प्राधिकरण का गठन किया गया, उसमें कौन कौन सलाहकार परिषद में व्यक्ति होंगे। और एक नगर निगम से भिन्न कोई एरिया है जैसे नगर पालिका वगैरह है, उसमें कोई विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, तो उसमें कौन कौन सलाहकार परिषद में सदस्य होंगे। तो जो नगर निगम से संबंधित है उसमें तो स्पष्ट रूप से कुछ गिने चुने लोगों का नाम गिनाया गया है कि वो सलाहकार परिषद में सदस्य होंगे। लेकिन जो नगर निगम से भिन्न का एरिया है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है और ना ही किसी प्रकार का नाम उल्लेख किया गया है। ये राज्य सरकार के सामान्य विशेष आदेश द्वारा विहित किया जाएगा कि उसमें कौन से सलाहकार परिषद में सदस्य होंगे। अब आते हैं हम लोग धारा 6 को देखते हैं, 6 को। तो सब क्लास 1 बताता है कि राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझती है महायोजना की तैयारी पर एवं विकास की योजना से संबंधित अन्य विषयों पर या इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न या के संबंध में जैसे प्राधिकरण द्वारा इसे निर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन के लिए सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी। सब क्लास 1 में 2-3 बातें कही गई। एक तो कह रहा है कि महायोजना की तैयारी पर एवं विकास की योजना से संबंधित अन्य विषयों पर, ये 2 बातें हैं उसके लिए। और तीसरी बात ये कह रहा है कि इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न या के संबंध में जैसे प्राधिकरण द्वारा इसे निर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण को सलाह देने के लिए इसके प्रयोजन के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तो एक तो इसमें हम लोगों ने देखा कि उद्देश्य क्या होगा सलाहकार परिषद का गठन करने का, किस लिए किया जाएगा, ये है सब क्लास 1 में ही दे दिया गया है। और सब क्लास 2 में बता रहा है कि सलाहकार परिषद में धारा 4 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट विकास क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे। यहाँ इंडिकेट जब धारा 4 का सब क्लास 3 को कर रहा है और वहाँ भी ये बात कही गई है कि जो धारा 59 के सब क्लास 4 से भिन्न कोई एरिया है उसके लिए सदस्य विकास प्राधिकरण का गठन कैसे किया जाएगा और उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, मतलब कि वो नगर निगम की बात कर रहा है। वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि नगर निगम के एरिया में कोई विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जो सब क्लास 3 में धारा 4 के सब क्लास 3 के तहत, उसमें कौन कौन से व्यक्ति विकास सलाहकार परिषद के सदस्य होंगे। एक तो कह रहा है इसमें कि प्राधिकरण का अध्यक्ष पदेन जो अध्यक्ष होगा, यानी कि जो वहाँ का विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा वो पदेन इसका भी अध्यक्ष होगा सलाहकार परिषद का। दूसरा कह रहा है कि मुख्य नगर एवं निदेशक देश नियोजक उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियंता स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग उत्तर प्रदेश पदेन, इन 2 विभागों के जो व्यक्तियों के नाम इसमें बता रहा है पदेन, यहाँ भी ये सदस्य होंगे। उसके बाद कह रहा है कि निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश। अब ये निदेशक के लिए एक छूट भी यहाँ दे रहा है कि यदि निदेशक चाहे तो अपने द्वारा किसी को नाम निर्दिष्ट भी कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उप निदेशक की श्रेणी से नीचे का नहीं होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि विकास क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के 4 प्रतिनिधि जिनका निर्वाचन उनके सदस्यों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा। अर्थात जैसे नगर निगम का जो उसमें सभासद होते हैं उनमें से 4 ऐसे लोगों को चुन करके जो खुद वो चुनेंगे
इसके सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में रखे जाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशित, या तो परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश होगा इसमें सलाहकार परिषद में पदेन, लेकिन इसके साथ ये कह रहा है कि यदि किसी को नाम निर्देशित कर रहा है तो उप परिवहन आयुक्त की श्रेणी से नीचे का नहीं होगा। अध्यक्ष विद्युत राज्य विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशित पदेन, यहाँ पे किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन व्यक्ति होगा और किस श्रेणी के नीचे का नहीं होगा। ये जो राज्य विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो अपने द्वारा जिसको भी नाम निर्दिष्ट कर दें वो व्यक्ति होगा इसमें। लोकसभा और राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग आता है। अब जिस एरिया का लोकसभा का क्षेत्र है या कोई राज्य विधान परिषद का कोई जितने भी उसमें निर्वाचित एरिया के सदस्य होते हैं उनके एरिया में यदि विकास प्राधिकरण है तो वो सारे व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभी सदस्य जिनका विकास क्षेत्र में अपना आवास हो। अब कोई जरूरी नहीं है कि उनका खुद का विकास क्षेत्र हो, यदि वो उसमें आवास के रूप में रह रहे हों, जैसे कोई नामांकन के समय जब इनके निर्वाचन के नामांकन के समय जो आवास के लिए उसमें स्थान भरा जाता है, कहाँ के वो निवासी हैं जहाँ वो आवास कर रहे हैं, उस जगह का जो मेंशन किया जाता है तो उस एरिया में यदि कोई विकास प्राधिकरण है तो जो व्यक्ति भी उस एरिया में निवास कर रहा है, चाहे वो राज्यसभा का या विधान परिषद का कोई सदस्य है, तो वो भी इसका सदस्य माना जाएगा सलाहकार परिषद का। इसके बाद अंतिम ये कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 3 सदस्य, जिनमें से एक विकास क्षेत्र में श्रमिक के हित का, एक उद्योग एवं वाणिज्य के हित का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतिम रूप से ये कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा 3 ऐसे व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जो इन 2 क्षेत्रों से उनका प्रतिनिधित्व करते हों। एक बताता है कि श्रमिक के हित का हो और एक उद्योग एवं वाणिज्य के हित का हो। इसके पश्चात अब हम लोग आते हैं सब क्लास 5 पे। सब क्लास 5 कह रहा है कि सलाहकार परिषद यदि कोई हो जिसमें उपधारा 2 में वर्णित विकास क्षेत्र से भिन्न विकास क्षेत्र के संबंध में इतने सदस्य शामिल होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए। अभी जिन लोगों का हम लोगों ने नगर निगम के एरिया में कोई इसी विकास प्राधिकरण के संबंध में किसी विकास सलाहकार परिषद के जो गठन हुए हैं उसमें जो सदस्य होंगे उससे भिन्न कोई एरिया है, नगर पालिका वगैरह, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। ये राज्य सरकार के सामान्य और विशेष आदेश से विनियमित होंगे। सब क्लास 6 इसका कह रहा है कि सलाहकार परिषद की बैठक तब होगी जैसे और जब अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाए, मतलब ये बैठक जो भी होगा इसको अध्यक्ष द्वारा आहूत किया जाएगा। साथ में यह कह रहा है कि प्रोविजो की परंतु एक की ऐसी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होगी, अर्थात साल भर में 2 बार इसका बैठक करना तो अनिवार्य ही है। इसके अलावा कोई बाउंडेशन नहीं, अधिक बार भी बैठक किया जा सकता है। अब हम लोगों ने इस धारा को देखा कि धारा 6 में एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। वो सलाहकार परिषद जो कि धारा 4 के सब क्लास 3 में जिस प्राधिकरण का गठन किया गया उसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे, तो उसमें हमने देखा कि जो उसके अध्यक्ष होंगे वो भी इसमें अध्यक्ष पदेन होंगे। उसके बाद से राज्य विद्युत परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे, परिवहन विभाग के जो निदेशक होंगे वो होंगे, चिकित्सा विभाग के जो निदेशक होंगे वो होंगे, प्लस उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर एवं देश नियोजक होंगे या मुख्य अभियंता होंगे या स्थानीय स्वशासन आंतरिक विभाग उत्तर प्रदेश का जो भी अध्यक्ष होगा वो पदेन होगा। और उसके बाद 4 ऐसे लोगों को चुन करके जो उस एरिया के होंगे सदस्यों द्वारा चुन करके उसमें भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ का जो कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होगा वो भी इसका सदस्य होगा, या कोई राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभा का कोई ऐसा मेंबर होगा या जो निवास के रूप में अपना स्थान वहाँ पे मेंशन किया होगा, वहाँ का निवास कर रहा होगा तो वो भी सदस्य होगा। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि 3 ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जो कि 2 क्षेत्रों से संबंधित होंगे, एक श्रमिक के संबंधित होंगे, एक उद्योग वाणिज्य से संबंधित होंगे। ऐसे
इन लोगों को मिलाकर एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। वो सलाहकार परिषद उपधारा 1 में बताए गए उद्देश्यों से संबंधित सलाह समय समय पर देते रहेंगे, और वो सब क्लास 6 में बताया गया कैसे उनकी बैठक होगी, और सब क्लास 5 में बताया गया उनसे भिन्न अगर जो कोई एरिया का विकास प्राधिकरण है तो उसमें सदस्यों का कोई निर्धारण नहीं है। ये राज्य सरकार के विवेक पर है कि वो किस तरीके से नियम बनाएगी और उसमें वो सदस्य होंगे। अब आते हैं हम लोग धारा 7 प्राधिकरण का उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पे 2 उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्य कार्य किए जाएंगे, ये बात धारा 7 में दिया गया है। तो धारा 7 में कह रहा है कि प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र को उन्नत करना और विकास सुनिश्चित करना होगा। ये 2 कार्य उसका उद्देश्य होगा, और उसको पूरा करने के लिए अब क्या क्या कर सकती है, अब ये आगे दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को भूमि और अन्य संपत्ति अर्जन करने, धारण करने, प्रबंध और व्ययन करने, भवन निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन एवं अन्य कार्य करने, जल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति के संबंध में कार्य संपन्न करने, मल निकास का निस्तारण करने एवं अन्य सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने तथा बनाए रखने और साधारणतः ऐसे विकास और उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन कोई चीज़ करने की शक्ति होगी। ये जितने बात गिनाए गए हैं उसके बाद एक बात और इसमें कह दिया है कि ऐसे विकास और उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन कोई चीज़ करने की शक्ति होगी। इसका तात्पर्य हुआ कि जो अभी उस एरिया के उन्नत के लिए और विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो काम कर सकते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा जो आनुषंगिक हो सकता है, जो करना अनिवार्य है, समीचीन है, उसको भी ये करेंगे। और ये प्री और मेंस के दोनों लिहाज से रटने वाला चीज़ है। मेरा आग्रह है कि आप लोग बेयर एक्ट जरूर पढ़ें मेरे इस वीडियो को देखने के पश्चात और पूर्व में भी, ताकि आप लोग को जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। इस प्रकार मेरा ये अध्याय लगभग समाप्त होता है। पुनः मैं अगले वीडियो के साथ एक नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा, और इस आशा के साथ मैं आप लोग से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग को इसकी सूचना तुरंत मिल सके। अगले वीडियो के लिए जब तक मैं उपस्थित आऊँगा तब तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।